प्रिय साथियों नमस्कार। किन्हीं व्यवहारिक कारणों से बहुत दिनों बाद हम आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। आज हम कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे बर्निंग जो इश्यूज चल रहे हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी ये चैनल पूरी तरह से एक अकादमी चैनल है और हम ये प्रयत्न करते हैं कि जिस विषय को भी हम उठाएं उसकी तह तक जाएं और उसके मूल कारणों को जानकर उसके अंतिम हल समस्या के हल के लिए हम अपने विचार कुछ रखें। जैसा कि रोग विज्ञान में पैथोलॉजी में सिद्धांत है और अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे कि जब तक आप किसी एक बीमारी के कॉजल ऑर्गेनिज्म जो रोग कारक है जब तक आप उसकी सही पहचान नहीं कर लेते और उसको पृथक करके उसके गुण दोषों का आप जब तक अध्ययन नहीं कर लेते तब तक बीमारी का स्थायी समाधान संभव नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम भी अपनी बात कहना चाहेंगे। हमारे देश में इन दिनों ढेर सारी समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं। आंदोलन धरना का तो ये समझ लो एक रेला सा लगा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ धरना, जहाँ देखो वहाँ प्रदर्शन, जहाँ देखो वहाँ असंतोष। तो इसके हम मूल कारणों में जाना चाहेंगे और इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी हम जाना चाहेंगे ताकि हम इन जो समस्याएं हैं उसके स्थायी समाधान के लिए हम प्रेरित हो सकें। तो सबसे पहली जो समस्या हम जो मानते हैं कि किसी मूल कारण जिसको एक कॉजल ऑर्गेनिज्म की संज्ञा दी है रोग विज्ञान में, वो इस तरह से है कि हमारा जो देश है जो 15 अगस्त 1947 जो तिथि है, अधिकतर लोग बोलते हैं कि आज़ादी की ये तिथि है, स्वतंत्रता दिवस है। वास्तव में ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है। टेक्निकली जैसा कि हम मानते हैं जो हमारा अध्ययन है कि एक सत्ता हस्तांतरण का दिन है एक शासक वर्ग से दूसरे शासक वर्ग को, अर्थात यूरोपियन उपनिवेशवादी थे जिनको हम लोग अंग्रेज उपनिवेशवादी कहते हैं, उन्होंने हमारे भारतीय शासक वर्ग को सत्ता का हस्तांतरण किया है। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ है तो चूंकि भारत का जो शासक वर्ग है और जो उसकी शासन करने की नीति और उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो फिलॉसफी है वो थियोक्रेटिक विचारधारा है, पुरोहितवादी विचारधारा है, वो अधिनायकवाद को मानता है। तो उसने जैसे ही सत्ता हथियाई उसने अपना जो एजेंडा उसने चालू कर दिया, जैसा कि उसकी फिलॉसफी है उसको उसने एजेंडा चालू कर दिया। अब इस एजेंडे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संक्षेप में कही जा सकती हैं। जैसे कि अभी जो चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का एक्चुअली में जो हम लोग आप मीडिया में भी देखते हैं, समाचार पत्रों में भी देखते हैं, इसका जो उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। टेक्निकली वो क्या है कि हिंदू राष्ट्र के चक्कर में वो थियोक्रेटिक स्टेट्स निर्मित करना चाहते हैं। अब थियोक्रेटिक स्टेट्स का यदि और खुलासा अपन करें, इसको हिंदी में पुरोहितवादी राज व्यवस्था कही जाती है। अर्थात जो पुरोहित ने राजा को कह दिया वो राजा को मानना है। और यदि और भी इसको अपन स्पष्ट करें तो भारतीय जो शासक वर्ग है मनुस्मृति के सिद्धांत को, उसके नियमों को, उसके प्रावधानों को लागू करना चाहता है। विशुद्ध रूप से वो थियोक्रेटिक स्टेट इंग्लिश में कहलाती है। अब इस हिंदू राष्ट्र की आड़ में वो धीरे से भारत को पुरोहितवादी राज्य, अधिनायकवादी राज्य में बदलना चाहता है। इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करें। हम लोग अकादमी रूप से हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में राज्य किस प्रकार के होते हैं, स्टेट्स किस प्रकार की होती हैं। तो यदि हम इसको अकादमी अध्ययन करें तो सबसे पहले अरस्तु ने, जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसने राज्यों का वर्गीकरण किया और उसका नाम दिया राजतंत्रीय राज्य। इसको इंग्लिश में उसने बोला मोनार्चियल स्टेट्स। दूसरा उसने राज्य का नाम दिया कुलीन तंत्र राज्य, इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा एरिस्टोक्रेटिक स्टेट्स। तीसरा वर्गीकरण किया वो इस तरह से लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ये पुराने मध्ययुगीन पहले विश्व युद्ध के पहले की जो अवस्थाएं थी, इस तरह से तीन मुख्य राज्य हुआ करते थे, राज्य व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अब समय बदला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन आए तो और अन्य प्रकार के राज्य की स्थापना भी हुई। तो आधुनिक जो राज्यों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से, पहला
स्वाधीन एवं पराधीन राज्य, सोवरेन एंड डिपेंडेंट स्टेट्स। दूसरा, एक आत्मक एवं संघीय राज्य, इंग्लिश में इसको कहा यूनियन एंड फेडरल स्टेट्स। तीसरा प्रकार का राज्य उन्होंने कहा परिसंघात्मक राज्य, इसको इंग्लिश में कहा उन्होंने कॉन्फेडरेशन स्टेट। चौथा राज्य जो कहलाया साम्राज्यात्मक राज्य अर्थात इंपेरिकल स्टेट्स। पांचवा जो वर्गीकरण उन्होंने कहा, उसको जो नाम दिया राष्ट्र राज्य, जिसको इंग्लिश में कहा नेशन स्टेट्स। और छठा और अंतिम प्रकार का राज्य का उन्होंने नाम दिया बहुराष्ट्रीय राज्य, इसको इंग्लिश में कहा मल्टी नेशन स्टेट्स। अब हम हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम यदि देखेंगे तो ये हमारा जो देश है मल्टी नेशन स्टेट है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी राष्ट्रीयताएं पाई जाती हैं। एक्चुअली में अब हम इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहेंगे, जो हमारा स्टैंड है कि ये जो जिन्ना का और अन्य का जो राज्य का जो अवधारणा, उसके पीछे जो कंसेप्ट है, ये पूरी तरह से भिन्न है, जिसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। ये हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं, हम तो एकेडमी रूप से इसको बताना चाह रहे हैं। अब चूंकि जब हम राज्य की बात करते हैं, नेशन स्टेट की बात करते हैं, नेशन शब्द की हम जब व्याख्या करते हैं, तो हम इस पे आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे। बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जो शब्द नेशन है वो पश्चिमी यूरोपीय अवधारणा है। हमारे भारत में राष्ट्र या नेशन शब्द की कोई अवधारणा नहीं थी, ये पश्चिम से आया है। अब चूंकि जब ये अवधारणा पश्चिम से आई है तो उसको किसी एक राष्ट्र को या नेशन को परिभाषित करने के जो पैरामीटर्स हैं वो भी पश्चिमी अवधारणाओं के अंतर्गत है। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जब हम किसी एक राष्ट्र को परिभाषित करना चाहते हैं तो उसके जो परिभाषा के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें 4-5 पैरामीटर्स हैं। वो जो इसकी एक स्टैंडर्ड जो परिभाषा है, सर्वमान्य परिभाषा, वो इस तरह से है। मैं उसको आपको कहना चाहूँगा, एक ऐसा जन समूह जो आदिकाल से एक भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, जिसकी ज्योग्राफिकल ओरिजिन एक है, जिसका इतिहास एक है, जिसकी संस्कृति एक है और जिसकी आस्था एक है, ऐसा जन समूह एक राष्ट्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं, ग्रुप ऑफ द पीपल हैविंग कॉमन कल्चर, कॉमन फेथ, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन ज्योग्राफिकल ओरिजिन। अर्थात ये 4 पैरामीटर्स किसी एक जन समूह में, जिसको इंग्लिश में उन्होंने इथनिक ग्रुप कहा है, वो एक राष्ट्र कहलाता है। अब यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है कि हमारे भारत के जो कथित बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा को और उसको परिभाषित करने वाले जो पैरामीटर्स हैं, ना तो वो किसी टेक्स्ट बुक में बताए जाते हैं, ना ही सिलेबस में उनको पढ़ाया जाता है, और ना ही उसकी सही व्याख्या या सही परिभाषा हमारे बौद्धिक जगत में प्रस्तुत की जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, और फिर यही सब बातें जो हैं समाज में समस्या का कारण और नफरत का और अन्य बहुत सारी चीज़ें इसमें उत्पन्न होती हैं। इवन मतलब बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो ये जो हमारे देश में अभी जो नफरत का जो भाव देख रहे हैं और जो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के पीछे का जो सामने शुरू में बताया कि वो एक्चुअली में हिंदू राष्ट्र का टेक्निकली वो थियोक्रेटिक स्टेट्स स्थापित करना चाहते हैं। अब जहाँ पे भारत में, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि भारत में विश्व से भिन्न जो है, जहाँ का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट से है, जिसको हम ब्राह्मण्स बोलते हैं, और चतुर्वर्णीय व्यवस्था के अंतर्गत वो प्रथम क्रम पर है। तो वही वो बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण वर्ग, जिसको सिनोनिमसली पंडित बोलते हैं, वही सब में एकीकृत है। अर्थात यदि हिंदू राष्ट्र बना तो राजा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो हर हालत में पुरोहित की, अर्थात इन ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था के प्रथम क्रम में है, उनकी बात उनको मानना पड़ेगा, वही सर्वे सर्वा रहेंगे। और यही हमारे भारत का यदि हम इतिहास देखें तो कुछ इसी तरह से है। जैसा
कि हम लोग अभी अध्ययन किए कि भाई एक राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, उन सभी पैरामीटर्सों का हम व्यवहारिक रूप में अपन देखते हैं। तो भारत में एक जाति स्वयं एक राष्ट्र बनाती है। तो ये भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको शायद पचने वाली नहीं है किसी को, ये नई चीज़ें हैं। तो जैसे किसी एक कास्ट को आप देखेंगे और बड़ी बारीकी से सोशोलॉजिकल स्टडी करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करेंगे, तो एक कास्ट सब एक राष्ट्र है। हर कास्ट का एक अपना ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, हर कास्ट का अपने एक हिस्ट्री है, हर कास्ट का अपने आप में एक संस्कृति है, कल्चर है, और हर कास्ट का अपने आप में एक आस्था या फेथ है। अब जैसे कि मोटे तौर पे हम बताएंगे आपको, जैसे हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी पाए जाते हैं, उनकी हर मामले में ज्योग्राफिकल ओरिजिन का भिन्न है, उनकी आस्था हमारे सवर्णों से भिन्न है, उनकी संस्कृति तो सबसे ही भिन्न है, और उनकी मान्यताएं भिन्न हैं। तो अब जब हम इन चारों पैरामीटर को उन पे कसते हैं तो अपने आप में एक अलग एक नेशन कहलाते हैं। तो अब जैसे शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल कास्ट को और एक हमारे सवर्ण को यदि आप उसकी इन चारों पैरामीटरों पे स्टडी करेंगे तो भिन्न आप पाएंगे। एक सवर्ण या जो वर्ण व्यवस्था में जो चतुर्वर्णीय है कि किसी एक का आप हमारे अनुसूचित जाति से तुलना करेंगे तो पूरी तरह से भिन्न माना जाएगा चारों पैरामीटर्स के अंतर्गत। तो अब टेक्निकली वो स्वयं भी एक राष्ट्र हो गया। तो ये भारत एक्चुअली में बहुराष्ट्रीय राज्य है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह से हम कह सकते हैं, देयर आर सो मेनी नेशनलिटीज़ इन ए कंट्री। मैं फिर से इस मुहावरे को दोहराना चाहूँगा, देयर आर सो मेनी नेशनलिटीज़ इन ए कंट्री। तो ये मैं समझता हूँ हम अपनी बात को समझाने में यहाँ कामयाब हो गए हैं। अब एक चीज़ फिर से नई खड़ी होती है, जैसा कि बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ना ही बनेगा। हाँ, यदि आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो एक नेशन स्टेट बनेगा। अब कौन सा नेशन स्टेट? जिसके कॉमन, उस समूह का एक नेशन स्टेट बनेगा जिसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन समान है, कॉमन है, जिसकी हिस्ट्री कॉमन है, जिसका कल्चर कॉमन है और जिसकी आस्था कॉमन है। अब यदि इस पैरामीटर को अपन लेंगे तो हर कास्ट एक राज्य बन जाएगा। अब जब इसको स्टेट बनाने के अपन करेंगे तो भारत तो सैकड़ों हजारों टुकड़ों में टूट जाएगा, तो बचने वाला नहीं है। तो वो भी एक अव्यवहारिक चीज़ है। अब यहाँ मूल समस्या जो खड़ी हुई है हमारे देश, जो कथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, स्यूडो इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जा सकता है, झूठे, उन्होंने भारत में, जैसा हम अभी कहे कि भारत में ये जो राष्ट्र की जो परिभाषा वो गलत बताई है। अब जैसे इन सब पिछली चीज़ों को भूल जाएं और मैं आपसे एकदम एक कहूँ राष्ट्र, तो आपके मस्तिष्क में भारत की एक टेरिटोरियल बाउंड्री आएगी, वो जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैं राष्ट्र कहता हूँ तो भारत का एक नक्शा आपके माइंड में आ जाएगा, जबकि इस नक्शे से उसका कोई लेना देना नहीं। अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूँ। राष्ट्र का उर्दू या अरबी शब्द है कौम। यदि मैं एकदम आपसे कौम बोलता हूँ तो आपके मस्तिष्क में भारत की टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं आएगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल आपके माइंड में आ जाएगा। इस बात को मैं और भी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो मैं चीज़ बड़ी बारीक कहना चाह रहा हूँ कि जैसा मैं कहा कि जाति ही सब एक राष्ट्र है। तो जैसा मैं समझता हूँ, जैसी मेरी नॉलेज है, जैसी मेरी जानकारी है कि बंगाली भाषा में जो जातीय शब्द आया है, जाति जो शब्द आया है वो इसका पर्याय है राष्ट्र का, नेशन का। अभी जैसे आपने बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश से के संबंध में कुछ जानकारी रखते हैं, तो वहाँ पे एक बंगला जातीय पार्टी है, मतलब जाति, अर्थात इंग्लिश में यदि अपन इसको बुक कहेंगे तो बंगला नेशनल पार्टी, इस तरह से। और कुछ दक्षिण की भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं, उसमें जब अपन जाति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कई संदर्भ में राष्ट्र के रूप में आता है। या राष्ट्र को जब हम उन दक्षिण भारत की जो भाषाओं का हम जब उसको पर्याय निकालते हैं तो जातीय आता है, इस तरह से। तो हमको इस तरह से समझ लेना चाहिए कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जब हम बनाने जाएंगे तो नेशन स्टेट बनेगा, राष्ट्र राज्य बनेगा, इन्वर्टेड कामा में समझे। अब राष्ट्र राज्य जब बनेगा तो ऐसे जन समूह का वो राज्य होगा जिनकी ये चीज़ें हैं,
ये जो मैं कई बार आपको बताता हूँ, वो तो फिर बहुत सभी लोग की अलग अलग है, तो फिर देश, हमारा जो स्टेट है वो टूट जाएगा इस तरह से। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका महत्व क्या है। जैसे हमारा देश जो था अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, कॉलोनी थी, इसी तरह से अफ्रीका जो महाद्वीप है वो भी यूरोपियन अंग्रेज़ों का कॉलोनी थी, उपनिवेश था। जैसे ही परिस्थितियाँ बदली, फिर वो कॉलोनियल्स जो है गए, उपनिवेश बाद वहाँ से बाहर गए, तो जहाँ जहाँ जो जोग्राफिकल रीजन जो थे, सांस्कृतिक भिन्नता थी, भाषाई भिन्नता थी, और देखने परखने में भी थोड़ा अंतर था, तो वहाँ बहुत सारे देश बन गए। कॉलोनियल स्टेट के टाइम पे देखते हैं तो एक ही, मतलब वो एक ही कॉलोनी थी, अंग्रेजों की कॉलोनी थी। जैसे ही उनका जो पंजा खत्म हुआ तो वो जो डिफरेंसेस थे, जो राष्ट्रीय डिफरेंसेस थे, उन्होंने अपने अपने राष्ट्र बना लिए, तो वो नेशन स्टेट कहलाए। क्योंकि बेसिकली वो अफ्रीकन नीग्रो लोग थे, तो उन्होंने अपने अपनी पसंद से अलग अलग स्टेट बना लिए। तो बहुत सारे जो देश हैं नेशन स्टेट कहलाए। तो अब भारत को यदि कोई ये कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो वो संभव नहीं, वो टेक्निकली भी संभव नहीं है, और जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसके अंतर्गत भी वो संभव नहीं है, व्यावहारिक रूप से भी संभव नहीं है, राजनीतिक रूप से भी संभव नहीं है, वो टिक नहीं पाएगा। अब क्या है कि अब आप कहेंगे भाई कैसे होगा, भाई यहाँ तो सभी लोग इकट्ठा रहेंगे, वो संभव नहीं है। क्योंकि ये जो भारतीय जो शासक वर्ग है, भारतीय जो शासक वर्ग, उसकी बड़ी, वो विश्व का सबसे चतुर और चालाक है, वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा, लेकिन अन्य लोगों का, जिससे उनकी वैचारिक कह लीजिए, दार्शनिक कह लीजिए, और राजनीतिक जो विलोमता है, वो उसको सेकेंडरी सिटीजन में वो डालेंगे। जब उसको सेकंड सिटीजन में डालेंगे, उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे, तो फिर फर्दर समस्याएं खड़ी होंगी। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारी संविधाओं में, कोवेनेंट्स में बंधा हुआ है, बहुत सारे चार्टर का वो सिग्नेचरी है, यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा अच्छा सम्मानीय सदस्य है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी बन जाती है। यदि आप इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स उसको आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, अब बोलेंगे भाई संविधान, तो संविधान गायब ही हो जाएगा। संवैधानिक अधिकार जिसको बोलते हैं ना, संविधान में जो गारंटी दी गई है वो नहीं करेंगे तो उस सब गायब हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा, मनुस्मृति का संबंध आ जाएगा, तो वहाँ तो फिर सवाल नहीं उठता। तो फिर वो भी कहेंगे भाई हमारे को एक सेपरेट स्टेट, हम अलग नेशन है, हमारी आस्था अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमको दो। तो फिर इंटीग्रिटी देश की नहीं रहेगी, वो देश की बहुत बड़ी समस्या आएगी। पुनः बात को समझा कर ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं कि हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। उसमें दो चीज़ें क्लियर कट, या तो इस ज्योग्राफिकल क्षेत्र को, जिसको हम इंडिया या भारत बोलते हैं, वो टूटेगा और दूसरे राज्य बनेंगे, या फिर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो पीछे से जो गूढ़ रहस्य वो यही है कि जो हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं वो थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हो। आज के युग में थियोक्रेटिक स्टेट्स भारत जैसे देश में या राज्य में या स्टेट में वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर देश निश्चित रूप से टूटेगा ही। मेरी बात आपको बहुत ख़राब लगेंगी, आपत्तिजनक भी लगेंगी, लेकिन यदि हम राजनीति विज्ञान में जाएं, इतिहास में जाएं और इसका एकेडमिक स्टडी करें, हम राष्ट्र की जो परिभाषा में और विस्तार से जाएं, तो वो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। इतना हम अपनी बात को कहकर अपना एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ मौलिक विषयों पर चर्चा की है और कुछ चीज़ क्लियर, आपको चीज़ समझ में भी नहीं आई है, तो आप कमेंट्स करके आप हमसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यथासंभव इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। अपने कमेंट्स हमको दें ताकि हम भी देखें कि भाई हमारे जो प्रस्तुतिकरण में क्या ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई। और ये निश्चित है कि ये नई अवधारणाएं, नई चीज़ें हैं, और उसका जो मैं बता रहा हूँ ना कि समस्या कहीं और है। समस्या वहाँ पर है कि राष्ट्र को लेकर के हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सही परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों को प्रस्तुत नहीं किया है। इसकी क्या परिभाषा है, इसको परिभाषित करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, वो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किए हैं। और वे ताकतें जो पुरोहितवादी मान्यताओं की पक्षधर हैं, वो भारत में हावी हैं और पुनः देश को एक यूँ कहना चाहिए कि मिडीवियल एज में, मध्ययुगीन और अधिनायकवादी युग में ले जाना चाह रही हैं, जो कि संभव नहीं है। वो तभी संभव है कि इसकी इंटीग्रिटी ख़त्म हो। अगर
हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हम कुछ मौलिक जानकारियाँ आपको दी हैं और कुछ ऐसे लीक से हट के हमने कुछ ऐसी बातों पर विचार किया है, तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।